क्या हो रहा था कि लोग ऑफिस में बैठ के लाइव प्रोग्राम एक साथ 50 लोग देखेंगे, तो दैट्स व्हाई दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि सर हम लोग अपना तैयारी कर ले, उसके बाद आप मैडम को बुलाना। तो दैट्स व्हाई मैं सोचा कि 10 मिनट आपसे टाइम ले। सो मैम थोड़ा ये जो आज का प्रोग्राम है मेजरली बांग्लादेश से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, अपना टीम का बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, ये कन्वर्सेशन होगा आपके साथ मेरा, और उस सवाल के अंदर इस बिजनेस के लिए जो भी चीज हम लोगों को चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो हम लोग सुनेंगे। ओके मैम? पक्का, मैं अपना बेस्ट शेयर करने की कोशिश करूंगी। ओके मैम, ओके। सो मैडम आप थोड़ा आपके इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आप कन्वर्सेशन जो करेंगे। ओके, मेरा नाम दीपल है और मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ, लीडिंग लेडी हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग करीबन 22 इयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड टुडे करीबन 25 लाख प्लस लोगों की टीम को हम लीड करते हैं। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, एक अच्छा इंसान बनाया है और साथ साथ में हमारे फैमिली की और हमारी टीम के हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे बेटर बिजनेस और कोई हो नहीं सकता है। यस मैम। मैम पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बेसिकली हाउ यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री और क्यों, कैसे आपका इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना हुआ और क्यों आप जुड़े हैं? हीरो सच बताऊं तो मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या कुछ मालूम भी नहीं था, क्योंकि आज से 20-22 साल पहले किसको इंडिया में समझ में आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। पर मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मुझे कुछ तो करना है। मनी से भी ज्यादा मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि कुछ ऐसा हो जहां पे मैं अपना नाम बना सकूं, मेरी पहचान हो और दोपहर में जो 3-4 घंटे का टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ उसको मैं कहीं पे यूज करूं। यही एक मेरी सोच थी और यही सोच के साथ मैं कभी एग्जीबिशंस किए, मैंने कभी मैंने डांस क्लासेस चलाए एंड फिर हम मुंबई शिफ्ट हो गए, तो मुंबई में फिर ये सब चीजें करना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूं। और जॉब जब मैं करने के पूछने के लिए गई तब लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे, कितने पढ़े लिखे हो, हिंदी आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, आप आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मेरे लिए मुझे ये सब देख के मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तब मुझे पर अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि कुछ तो रास्ता मुझे निकालना, और जब आप कुछ दिल से सोचते हो ना, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है। मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला और उस फ्लायर पे लिखा था बी योर ओन बॉस, डू रिस्क फ्री बिजनेस। तो दोनों में से कोई चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि घर में किसी ने नौकरी नहीं की, तो बॉस का त्रास क्या होता है आई डोंट नो, एंड डू रिस्क फ्री बिजनेस तो ये भी मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि बिजनेसमैन की बेटी हूँ जिसने बचपन से मुझे सिखाया कि बिजनेस करना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो मैंने क्यूरियोसिटी से फोन लगाया, सामने एक लेडी थी और मुझे कहने लगी कि मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ और महीने का 25,000 रुपया कमा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 1998 की। सो इट्स लाइक इतने साल पहले 25,000 रुपये महीने कमाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पहली बार मुझे जाना नहीं भी आता था तो भी पूछते पुछाते मैं उस जगह पहुंची, और पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग, वो गोल गोल सर्कल एंड कैलकुलेशंस और इस तरह की कोई इंडस्ट्री होती है, मुझे पहली बार समझ में आया वहां जाके कि ऐसा कुछ होता है। एंड वहां पे एक ही चीज दिमाग में आई कि यहाँ मुझे जो बताया गया कि एक लेडी की तस्वीर दिखाई गई, जो लेडी की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी थी। उसके दो पैर नहीं थे, वो व्हील चेयर पे बैठी थी और न्यूज़पेपर कहता था कि ये लाखों करोड़ों रुपए कमाती है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, और उसने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है जो हीरो की थी वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कमाई हुई है।
सो हीरोक मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं सीख सकती हूँ, इंग्लिश नहीं आती, सीख सकती हूँ, बोलना नहीं आता, मैं सीख सकती हूँ, अगर इसके पास 2 पैर नहीं है और ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। सो तब पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया और पहला ड्रीम बनाया कि 1500 रुपए का अर्निंग लेना है और वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग। फिर ओके तो मैम। क्या है हीरोक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, आपके रीजन बदलते रहते हैं। देन आफ्टर 1 ईयर के बाद जैसे कुणाल बड़ा होने लगा, तो मेरा मेन अगर आप पर्पस देखो तो नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाने का या बहुत ज्यादा काम करने का वो एक ही था कि आई वांट टू गिव बेस्ट, मैं अपने बेटे को बेस्ट देना चाहती थी और वो ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ओके मैम। मैम आपने जब स्टार्ट किए थे नेटवर्क मार्केटिंग, जब इस इंडस्ट्री से पहला आपने डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप फेस किए होंगे, जैसे हम लोग सभी ने किए हैं। जो नया स्टार्ट करते हैं उनको हर किसी को ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सर मैम आपने किस तरीके का ऑब्स्टेकल्स आपको सामना करना पड़ा और वो ऑब्स्टेकल्स को आप रिकवर कैसे किए, मतलब उसको आप किस तरीके से फेस किए थे? तब के ऑब्स्टिकल्स और आज के ऑब्स्टिकल्स में बहुत फर्क है। अगर आप मैं बोलूंगी तो आपको भी अपने पुराने दिन याद आएंगे, जब उस टाइम पे एक तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई चीज समझते ही नहीं थे, तो लोगों को लगता था कि ये तो कोई चेन बनाने का सिस्टम है और एक चीट फंड जैसा है। तो ये लगता था, या तो अगर हमारे जैसी लेडीज अगर कुछ बात करे तो उनको लगता था घर घर प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस कर रही है, ये सेंटेंस और ये टैग लगा दिया जाता था। सो ये 2 चीजें, या तो चिट फंड है या तो घर घर जाके बेचने का प्रोडक्ट है, ये 2 चीजें लोग जज करते थे हमारे बिजनेस के बारे में। सो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहता था। सेकंड और एक चीज होती थी, कोई भी सक्सेस स्टोरीज नहीं होती थी। तो इस बिजनेस में किस तरह सक्सेस आएगी, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता था। एज अ लेडी जो मुझे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आए वो ये था कि लेडी होके मार्केटिंग में काम करना, वो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज, या कह सकते हैं कि ऐसा लगता था अरे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कोई नहीं याद रखता था, अरे ये तो मार्केटिंग का कुछ कर रही है। सो मार्केटिंग यानी कि घर घर घूमना, डोर टू डोर सेल करना, तो लोगों को यही कॉन्सेप्ट दिमाग में आता था और इसको समझाने के लिए हमारा बहुत ज्यादा वक्त जाता था। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा था प्रोडक्ट, कि तब तो प्रोडक्ट इस तरह नहीं होता था कि फिंगर टिप से आपने ऑर्डर किया और आपको 1 या 2 दिन में प्रोडक्ट मिल गया। तब आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालने पड़ते थे, डिमांड ड्राफ्ट निकाल के उसको भेजना पड़ता था। भेजने के बाद वहां से कुरियर दिल्ली से आता था और जो आते आते 25 दिन लग जाते थे। मुझे मेरा पहला याद है हीरोक, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तब 7,000 रुपीज के ऊपर कुरियर फ्री आता था। मैं बात कर रही हूँ जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था। तो मैंने उसमें ऑर्डर मंगाया, 7,000 का ऑर्डर इकट्ठा किया, कुछ अपना डाला और मैंने ऑर्डर मंगाया। एंड अराउंड 30 डेज के बाद वो कुरियर आया, जो तो मेरे 70% ऑर्डर कैंसिल हो चुके थे कि इतने दिन हो गए आप अभी तक सामान नहीं पहुंचा पाए हो, तो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि डिटर्जेंट और ये सब लोग वेट नहीं करते, हम नीचे से ले आएंगे करके बात उन्होंने खत्म कर दी। जब ऑर्डर मेरे पास आया तो एक हमारा उसमें प्रोडक्ट हुआ करता था स्टेन रिमूवर करके, सो ज्यादातर ऑर्डर उसका था और उसमें 2 या 3 डब्बे टूट गए थे। तो जितना मेरा 7,000 का सामान था पूरा का पूरा खराब हो चुका था। सो वो कोई काम का नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बार चीजें हुई जो मुझे ट्रिगर कर रही थी कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं। ठीक है, पर मेरे पास सपने थे, मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं कहना चाहूंगी सर्विस या फिर क्या कह सकते हैं उसको, कि प्रोडक्ट पहुंचना, प्रोडक्ट की डिमांड को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कुरियर जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी। मुझे याद है नीलेश जी, 5 या 6 बजे जब उनका शेयर मार्केट खत्म होता था उसके बाद किट हुआ करते थे, तो लोगों के घर पे कंधे पे उठा के 4-4 माल चढ़ के हम लोगों के घर पे वो बॉक्सेस पहुंचाते थे। सो इस तरह हम लोगों ने काम किया है। एंड लोगों को
यही लगता था कि ये कुछ नहीं चलने वाला है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, एंड ये ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। सो बिजनेस नया था, कुछ आता नहीं था, गलतियां करते थे, उसी में से सीखते थे, खुद ही सवाल पूछते थे, खुद ही जवाब देते थे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत लोगों ने छोड़ दिया। हीरोक, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं जुड़ी थी, मैंने जिस जिस लोगों को मेरे साथ जोड़ा था, आफ्टर 6 मंथ उसमें से कोई नहीं था, क्योंकि ये सब ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो लोग टिके ही नहीं। दे आर लाइक कि अरे हमको क्या करना है, उनके पास विजन ही नहीं था कि कल क्या हो सकता है, विजन नहीं था लोगों के पास। सो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करती थी उस टाइम की। एंड बाहर निकलने के लिए जो आपने मुझे पूछा है कि आप बाहर कैसे निकले, तो मैं कहना चाहूंगी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिजायर, चाहे वो ड्रीम छोटा हो या बड़ा। जैसे मेरा छोटा सा ड्रीम था पहला, 1500 रुपीज मुझे कमाने हैं, एंड बिलीव मी, वो 1500 रुपए शायद किसी को हंसी आए ये सुन के, पर मेरे लिए वो 1500 कमाना अपने आप को प्रूव करने वाली बात थी कि मेरे नाम का चेक आएगा। ये अपने आप को प्रूव करने वाली बात थी। तो कोई भी डिफिकल्टी आती थी तो मैं सोचती थी दीपल पत्रा वाला 1500 ओनली का मेरे नाम का चेक आएगा तो कैसा लगेगा। एंड मुझे नीलेश जी भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते थे, वो भी मुझे कहते थे कि दीपल देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो शुरू में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, सिर्फ मेहनत लगानी है। तो करते जाओ, 1-2 साल दोगे तो समझ में आएगा ये बिजनेस क्या है। तो ये दो चीजों ने मुझे इसमें से बाहर निकाला कि मेरा एसोसिएशन सही था, एंड दूसरी चीज जो थी कि मेरा ड्रीम या मेरा एक बर्निंग डिजायर बहुत क्लियर था। तो हर ऑब्स्टेकल से मुझे इस चीजों ने बाहर निकाला। ओके मैम, अभी आपके बारे में बांग्लादेश में तो बहुत सारे लोग, एज माय अपलाइन, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और देखा भी है। एंड नीलेश जी भी जब बांग्लादेश गए हुए थे, हम लोगों ने उनका एक ट्रेनिंग भी किया था, बहुत अच्छा सेशन रहा। सो हम आपको एक आज रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका सक्सेस स्टोरी, ये तो हम बताए थे लोगों को, आपके बारे में लोग जानते भी है, बट आपने मुंह से अपना एक सक्सेस स्टोरी शॉर्ट अगर 10-15 मिनट के अंदर आप बता सके तो, योर जर्नी फ्रॉम विच फैमिली, आप किस तरीके से बड़े हुए, किस तरीके से आज का आपका लाइफ का ये सफर रहा। ओके, सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स सुन रहे हैं सबको कहना चाहूंगी कि मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और गुजरात की छोटी सी जगह पाटन करके जगह है, वहां पे ही मेरा जन्म हुआ, वहां पे मैं बड़ी हुई। एंड मेरे पापा ज्वेलर हैं, और एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छे खुश, या आप कह सकते हैं कि खाते पीते घर के परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पैसा कभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। आप जो भी मांगो वो हर चीजें हाजिर हो जाती थी, मिल जाती थी। हाँ, पर लाइफस्टाइल जैसी कोई चीज हमें मालूम नहीं थी। तो कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा परिवार जिसमें मेरे पिताजी बिजनेस किया करते हैं एंड करते हैं अभी भी, बहुत अच्छा बिजनेस आज भी वो कर रहे हैं। मैंने पढ़ाई की और वो मुझे पढ़ाते भी थे। उनका ड्रीम था कि मैं बहुत पढ़ूं, बट मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि मैं होशियार नहीं थी, बट मुझे पढ़ में एक जगह बैठ के पढ़ाई करना इतना अच्छा नहीं लगता था। सो जस्ट ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, आप कह सकते हो टाइम पास करने के लिए। एंड जब मैं 12th में थी तब नीलेश जी के साथ पहली बार मेरी मुलाकात हुई। वो भी अपने उनका उनका मम्मी का जो मैका था वो पाटन हुआ करता था, तो वो पाटन आए थे और हम पहली बार तब मिले। तो मैं 12th में थी और नीलेश जी तब SY BCom में थे। एंड हम कोई एक फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले। एंड that time Nilesh ji proposed me, and we decided कि हम हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। देन वो तो आ गए मुंबई वापस, एंड आफ्टर अराउंड 3 years हम लोगों की शादी हो गई। शादी करके मैं लोनावला चली गई। लोनावला शायद आप सबने सुना होगा, एक सॉन्ग है इंडिया में बहुत फेमस था, आती क्या खंडाला। सो लोनावला उसी के बाजू में है और वहीं पे मैं शादी करके चली गई।
दोस्तों मुझे वहां पे मराठी बोली जाती थी, मुझे वो लैंग्वेज भी ज्यादा आती नहीं थी। घर में गुजराती बोलते थे तो मैं घर में बात कर पाती थी, हिंदी मुझे नहीं आती थी। बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, वहां जाके घर के सब रीत रिवाज और एक कहते हैं ना कि एक बहू बनने की मैं कोशिश कर रही थी। पर मेरे अंदर पहले से ही कि एक्साइटमेंट या फिर कहते हैं ना कि थोड़ी सी मस्ती करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे याद है जब मेरी सासू माँ मंदिर जाती थी तो मैं म्यूजिक लगाती थी, डांस करती थी और खाना बनाती थी। सो इस तरह, और जैसे ही वो आती थी मैं एकदम अच्छी सी बहू बन जाती थी, जो कभी एकदम सुशील कहते हैं ना उस तरह की, उनको लगे ये क्या पागल हो गई है, अकेली अकेली नाचती है। तो इस तरह मेरी लाइफ थी। मैं ये कहना चाहूंगी मेरे को कभी लाइफ में ऐसा नहीं कह सकती कि कोई स्ट्रगल था, खास करके मनी वाइज। ससुराल में भी तब नीलेश जी भी बहुत अच्छा अर्न करने लगे थे, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, तो वो फाइनेंस कंसल्टेंट थे। सो सैटरडे हम संडे हर संडे घूमने जाया करते थे, और मंडे टू सैटरडे उनकी ऑफिस हुआ करती थी। और हम घूमने जाते थे, उनके पापा जी का एक स्कूटर हुआ करता था जो 10 साल पुराना था उसके अंदर। और लोनावला हिल स्टेशन है तो एग्जैक्ट वो हिल पे जाके स्कूटर अटक जाता था और मुझे धक्के मारने पड़ते थे, और जैसे वो चालू होता मैं भाग के पीछे बैठ जाती थी। सो ऐसी लाइफ थी, एक कह सकते हैं ना कि एक एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है वो ही हमारी लाइफ थी। शाम को खाना खाना, दोपहर में किटी पार्टीज में जाना एंड मंदिर जाना, एंड एक नॉर्मल नॉर्मल गुजराती फैमिली की लाइफ हमारी थी। बट मेरे अंदर हमेशा एक डिजायर रही कि मुझे कुछ तो करना है। शादी से पहले पापा को भी पूछती थी, पापा मुझे कुछ करना है, तो पापा कहते थे तेरा पति हाँ बोले तो करना, यहाँ तू पढ़ाई कर जितनी करनी है वो, पर ना मैं तुम्हें नौकरी करने दूंगा ना मैं तुम्हें बिजनेस करने दूंगा, तुम्हारा पति हाँ बोले तो तुम कर सकती हो। सो इस तरह के माहौल से हम लोग बड़े हुए। और नीलेश जी को जब मैंने पूछा तो मुझे कहने लगे आपको जो ठीक लगता है करो, सब होने के बाद। तो मैंने तब डांस क्लासेस शुरू किए। तो 1-2 साल वो सब किया मैंने, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई हीरो, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे ही कुणाल ने जन्म लिया दैट टाइम लाइक देन फिर मैं और नीलेश जी दोनों थोड़े से सीरियस हो गए लाइफ के प्रति। देन हमारे सपने जो अभी तक इतने नहीं थे, या आप कह सकते थे कि जो था उसमें वी आर लाइक वेरी गुड, कि चलो कभी माथेरान घूमने जाते हैं, कभी हम कहीं और घूमने चले गए, बस उसमें वी आर वेरी हैप्पी कि ठीक है सब सही है। बट जैसे ही कुणाल ने जन्म लिया तो हम सोचते थे कि इसकी लाइफ कैसी होगी। तो मुझे दिखाई देता था एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा जिसके टॉप फ्लोर पे उसका ऑफिस होगा, जब नीचे उतरेगा वो डिसाइड करेगा कि आज कौन सी गाड़ी में लेके वापस जाऊं। और जब मैं आंख खोलती थी तो ससुर जी का 10 साल पुराना स्कूटर दिखाई देता था। सो दो चॉइस थी मेरे पास कि भाई आज जो है वो खुशी खुशी है, सब कुछ है, उसी में खुश रहो, और दूसरा था कि नहीं, कुछ तो चैलेंज लेनी है लाइफ में, आगे बढ़ना है, सपने बनाने हैं। एंड मुझे वो सपना बहुत पसंद आता था, आज भी वो सपना मेरे आंख के सामने बहुत ज्यादा क्लियर है। उसके बाद जैसे हम मुंबई शिफ्ट हुए, नीलेश जी का बिजनेस मुंबई में था तो मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई में हमको एक घर पसंद आया था जो 12 लाख रुपए का था। बट हम पापा मम्मी से पैसा नहीं लेना चाहते थे, अपने खुद के पैसों से खुद करना चाहते थे। तो हमारे पास 9 लाख रुपए, नीलेश जी ने कॉलेज से लेके तब तक 9 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, तो हमें उतने में ही घर लेना था। सो हम वो जो घर था, जब हम पाटन यानी मेरे गांव में जब मैं रहती थी, वहां हमारा बहुत बड़ा 4 मंजिल का घर है, लोनावला बंगलो है। एंड जब मैं मुंबई आई तो हमने ये जो घर लिया था, छोटा सा घर था, 1 बेडरूम हॉल किचन का, और जहां से चारों तरफ स्लम दिखाई देता था। बट उतने ही पैसे थे तो यू कैन, आप कुछ नहीं कर सकते हो मुंबई में उतना घर लेना, ये भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कहते हैं ना अचीवमेंट था उस टाइम हमारे लिए। एंड बस वहां से लाइफ की वापस एक नई शुरुआत हुई। बहुत ज्यादा इंफ्योरिटी थी मेरे अंदर मुंबई आने के बाद, क्योंकि मुंबई में कोई भी आए ना यूरोप तो उसको इंफ्योरिटी आ जाए। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे
और मैं तो गांव से थी, मैंने तो कभी इतना कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां और इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन्स और ये सब चीजें देखी ही नहीं थी। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, मुझे लगता था सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं। और बहुत बार लोग कमेंट्स भी करते थे कि तुम गांव में नहीं रह रही हो, तुम अभी मुंबई में हो, तो कपड़े सही ढंग से पहनो, बाल सही बना के आओ, लिपस्टिक इस तरह नहीं लगाई जाती है, लिपस्टिक लगाई जाती है इस तरह से। एंड आज वक्त अलग है कि आज लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सी लिपस्टिक का शेड अभी लेटेस्ट फैशन में चल रहा है। सो यू नो सो उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज्यादा इंफ्योरिटी थी, मुझे घर के बाहर जाना पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि कब कौन मेरा मजाक उड़ा देंगे। वर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं और नीलेश जी शॉपिंग करने गए थे सुपर स्टॉप में। और शॉपिंग होने के बाद नीलेश जी ने मुझे कहा, दीपल तू बिल बनवाओ, मैं आता हूँ 2 मिनट में। और जब मेरा नंबर आया, सामने से वो लेडी मेरे साथ इंग्लिश में बात करने लगी। भी ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, मेरे को इंग्लिश आती थी, पर मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं ट्रॉली लेके बाजू में बैठ गई कि जब नीलेश जी आएंगे तभी बिलिंग होगा। और उस रात को मैं सो नहीं पाई कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। एंड देन आई हैव डिसाइडेड मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। एंड मुझे फ्लायर मिला, नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में आया। नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद जिंदगी में बहुत बहुत बदलाव आए। लाइक मैंने जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, जो मैं पिछली कंपनी में 12 साल मैंने काम किया, और जब हमने शुरुआत की 1500 रुपए का चेक के बारे में सोच के, तो 2 या 3 महीने के बाद 1500 रुपए का चेक मिला, फिर 7000 का चेक आया। फिर ड्रीम बनाया कि मुझे अपना खुद का मोबाइल खरीदना है, तो मैंने वहां से 11 मंथ में अपना मोबाइल खरीदा। फॉरेन ट्रिप मिली, मैं और नीलेश जी फॉरेन ट्रिप गए। और उस बीच में चैलेंजेस भी बहुत सारी थी क्योंकि कुछ आता नहीं था। बट इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ सिखाया। ये इंडस्ट्री में मैं कहना चाहूंगी, पैसे से भी ज्यादा अगर कुछ आप अचीव करते हो इस बिजनेस के अंदर, तो वो ये है कि आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो। अगर मैं आज अपने पिक्चर्स देखती हूँ 1998 के, 1999 के, 2000 के, और आज मैं अपने आप को देखती हूँ, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सो लास्ट कंपनी में भी हमने बहुत सारी चीजें अचीव की, बट कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ चीजें ऐसी थी चैलेंजिंग, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन आने लगा था। एंड मेरी हेल्थ को बहुत इफेक्ट होने लगा था। तो वन फाइन डे नीलेश जी ने कहा कि हम इस बिजनेस में आए थे क्योंकि हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके एंड हम खुश रह सके। इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर ये तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है तो हमें इस बिजनेस को नहीं करना है। एंड लिटरली वी रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। एंड उसके बाद का हिरॉक जो 1.5 साल था, वो हमारी जिंदगी का सबसे वर्स्ट पीरियड था, क्योंकि कोई अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं था। नीलेश जी ने अपना बिजनेस फिर से शुरू किया, मैंने बुटीक ओपन किया, एंड हम वो करने तो लगे, बट आउटगोइंग बहुत सारा था, इनकमिंग कुछ भी नहीं था। नीलेश जी के बिजनेस में भी बहुत नुकसान हो गया बिकॉज इज अ फाइनेंस कंसल्टेंट। तो उन्होंने बहुत पैसे, जो कहते हैं ना कि 10 रुपए के 100 रुपए किए थे, यानी बहुत पैसे बढ़ाए हुए थे। बट कुछ तो हमारे साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी तरह से हम लोग जीरो पे आ गए थे। यानी एक वक्त ऐसा आया कि शायद हमें घर भी बेचना पड़े। बट कुणाल की फीस भरने के भी हमारे पास वो 1.5 साल, मेरे को लगता है वो मेरी लाइफ का ऐसा पीरियड कभी किसी की जिंदगी में ना आए। सो स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। एंड फिर नीलेश जी ने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉब ले ली एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि घर हम चला सके। और वहीं पे एक बुक मिली मुझे जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, द सीक्रेट। वो तभी तभी लॉन्च हुई थी। एंड वो बुक को खरीदने के लिए मेरे पास 500 रुपए नहीं थे, बट क्योंकि मैं नेटवर्कर थी, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट और आगे बढ़ना था, मैंने उस बुक को खरीदा। और मैंने और नीलेश जी ने उसको पढ़ने के बाद एक डिसीजन लिया कि जब मुंबई आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो क्यों ना लाइफ हम फिर से शुरू करें। एंड जैसे ही ये डिसीजन लिया, वेस्टीज हमारी लाइफ में आया।
एक्चुअली वेस्टीज हमने बाली सर को फोन किया था 2008 फरवरी के अंदर, ओके, कि सर हमें, और सर यहाँ आए, हमें सब कुछ समझाया, पर हमने वेस्टीज को अंडर एस्टिमेट किया, हमने ज्वाइन नहीं किया। 1.5 साल तक हमने वेस्टीज को नहीं ज्वाइन किया, और वही 1.5 साल हमारी जिंदगी का वर्स्ट टाइम हुआ। एंड देन वन फाइन डे सिद्धार्थ जी चेन्नई जा रहे थे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, एंड वो मुंबई में थे, तो उनका फोन आया। हमने कहा आइए, बट हम लोगों का एक था कि हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, जस्ट एज अ फ्रेंड्स हम मिलेंगे। और वो यहाँ आए, ब्रेकफास्ट साथ में किया, एंड मैंने पूछा कैसा हो रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बैड पीरियड से निकले थे। तो मैंने कहा सिद्धार्थ सब ठीक हो रहा है ना? तो मुझे कहने लगे हाँ दीपल जी सब कुछ ठीक हो रहा है, 3.5 लाख का चेक आ रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? एंड बिकॉज पिछली कंपनी में 12 साल काम करने के बाद कभी चेक 80,000 अबाउ नहीं गया था। सो आई एम, यानी मैं सरप्राइज हो गई, बट कोई भी चीज मैंने रिएक्ट नहीं की, और मालूम नहीं अंदर से एक आवाज आई, और मैंने कहा सिद्धार्थ मेरा फॉर्म भर लो ना। सिद्धार्थ भी सरप्राइज, नीलेश भी सरप्राइज कि हम दोनों ने कोई डिस्कस नहीं किया है, और अचानक ये कैसे कह रही है कि फॉर्म भर लो ना। एंड मैंने फॉर्म भरा। हम लोग 2 महीने तक उसके बाद इस बिजनेस में इतना सीरियसली नहीं आए थे, बट प्लान समझने के बाद जब बाली सर से प्लान समझा, तो नीलेश जी कहने लगे अरे इसमें से तो हम 25 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। एंड उसके बाद हम वेस्टीज में आए, एंड फिर तो आप देखिए, यानी लाइफ पूरी 11 मंथ में हमने 13 मंथ में हमने वेस्टीज से मर्सिडीज बेंज अचीव की। फिर तो सब कुछ आपके सामने है। आई थिंक ये मैंने अपनी क्या होता है ना मैम, जब भी हम लोग एक सक्सेसफुल लीडर को देखते हैं, उनका सक्सेस सामने आता है, बट उस सक्सेस के पीछे बहुत सारी स्टोरी रहता है। जैसे कि आपके पास 2008 में, जैसे कि सिद्धार्थ मेरे पास भी आया था 2008 में, बट दैट टाइम आई वाज डूइंग ग्रेट विथ अनदर कंपनी, एंड मुझे लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू डू द वेस्टेज एंड ऑल। बट एक टाइम ऐसा आया कि वेस्टेज के सिवा और कुछ नजर में नहीं आ रहा था कि अपने जिंदगी को सुधारने के लिए, और क्या बेसिकली जो हम लोग डाई हार्ड नेटवर्क मार्केटियर है, जो डाई हार्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं। तो मैम आपका वो जर्नी जो है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा होंगे कि वो जो स्कूटी से लेके आपका मर्सिडीज बेंज तक की जर्नी जो है, ठीक है, एक 9 लाख की एक 1 कमरे की फ्लैट से आज यू आर staying at Juhu, and your neighbors are all film stars. So this is a fabulous journey. मैम एक चीज हम बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आके, जैसे कि आपने ये ओनली 11 years, आप सिर्फ 11 साल वेस्टीज के अंदर है, और इसके अंदर आपने आके 25 lakhs लोगों का नेटवर्क बनाया। मैम आपने क्या सिस्टम फॉलो किया कि आप इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाए, सो दैट हम लोग भी जैसे कि ये नेटवर्क कर रहे हैं 6 साल में। मैंने भी अभी करीब 2.5 लाख का नेटवर्क बनाया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बांग्लादेश में खास करके 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं। हाउ कैन यू डेवलप, आपने क्या सिस्टम डेवलप किया कि आपका इतना जल्दी इतना बड़ा नेटवर्क बना? देखो, सबसे पहला जो मेरा मानना है कि कोई भी चीज बड़ा करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक डिसीजन लेना। कि डिसीजन हमने लिया कि भाई हमको अभी इसमें बहुत बड़ा बनना है। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि पहले तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को इसमें बहुत आगे बढ़ना है। और जिस दिन, बिकॉज जो सेनापति होता है ना, अगर वो सेनापति मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है, तो वो अपने लोगों को एक बहुत अच्छे विश्वास के साथ आगे ले जा सकता है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी। कभी भी जिंदगी में कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस मत भूलना। मैं कंसिस्टेंसी ऑफर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सबको वही याद है और जिंदगी भर याद भी रखना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कंसिस्टेंसी इन योर एक्शन, कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 23 साल से हम कुछ चीजें कंसिस्टेंसी से वही की वही कर रहे हैं। नयापन,
ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको रोज नयापन मिलेगा, आपको वही की वही चीजें बार बार लगातार लगातार करती रहनी है। अगर आप कंटिन्यूअसली एक्शन मोड पे रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो बड़ा नेटवर्क बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉब्लम क्या है हीरोक मालूम है, लोग एक्साइटमेंट में, अभी आज की मीटिंग देखी, लास्ट टाइम जैसे दीपक सर की मीटिंग देखी, उसके बाद लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट के बाद वो लोग कुछ काम कर लेते हैं, कुछ लोगों को जोड़ देते हैं, बट उसके बाद वापस उनकी कंसिस्टेंसी होती नहीं है। उसकी वजह से जो नीचे जुड़े हुए लोग हैं वो आगे बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। अगर आप खुद कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी टीम के मन में डाउट आने लगता है कि क्या ये सही होगा, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। सो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत 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 इजी बिजनेस है। आपके अपलाइंस ने जो सिस्टम बनाई है, कंपनी ने जो सिस्टम बनाई है, उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, पर उसे लगातार फॉलो करना है। लगातार वर्ड है ना जो आप अपने दिमाग में घुसा दो, क्योंकि वो ही बंदा इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जो कंसिस्टेंसी से काम नहीं करता है। सो मैं कहना चाहूंगी, अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। तीसरा, बड़ा लीडर बनना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है तो हमेशा एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा तो 1000 का नेटवर्क हो गया तो मैं बहुत बड़ा, चल अभी प्लान मैं नहीं दिखाऊंगा, चल तू दिखा। नो, जिस दिन आप ये करोगे आपकी टीम एग्जैक्टली उसे ही फॉलो करेगी। हमारा बिजनेस मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। नो डाउट हर ग्रुप में आपका रोल बदलता रहता है, कि एक टाइम जब कोई ग्रुप नया आता है तो आप उनके साथ फील्ड में काम करते हो, जैसे थोड़ा पुराना होता है तो आप उनको डुप्लीकेट करवाते हो चीजों को। जैसे ही वो डुप्लीकेट सिखा देते हो, उसके बाद आप उनकी मेंटोरशिप का काम करते हो, तो आपके रोल बदलते रहते हैं। पर जैसे ही कोई नया बंदा जुड़ता है तो अगेन आपको वही काम करना है जो पहले आपने शुरुआत की थी। ये कभी नहीं भूलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जैसे ही एक लेवल पे, जैसे स्टार बन गए, डायमंड बन गए, क्राउन बन गए, मैं क्राउन दोस्तों, ये बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक्शन कंटिन्यूस लेते रहना पड़ेगा, तभी जाके लोग डुप्लीकेट करेंगे। लोग आप क्या बोलते हो वो लोग नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो वो लोग देख रहे हैं। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो हमेशा ये नहीं, लोग बहुत हीरो बहुत लीडर्स ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पर वो खुद एक्शन में वो चीजों को जब नहीं डालते हैं तब वो बड़ी टीम नहीं बना पाते। होता क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने किया, इन्होंने बताया, उनके करे बिना भी उनका तो नेटवर्क बना ही है, तो छोड़ो मुझे भी क्या करने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली कोई नहीं करता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि एक्शन बहुत जरूरी है। पहले एक्शन जरूरी है अपने चेक के लिए, फिर एक्शन जरूरी है अपनी टीम के चेक्स के लिए। ठीक है, तो जब आप ये काम करोगे तब आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और बाकी बेसिक सिंपल स्टेप्स है जो वेस्टीज ने सिखाए हैं हमें, जो हम मिलियनर वर्ल्ड वाइड में भी सिखाते हैं। कंटिन्यूअसली उस चीज को फेथ के साथ फॉलो करना जरूरी होता है। आपके जो एक्टिव अपलाइंस हैं वो जो आपको सिखाते हैं, वो बातों को आपको ब्लाइंडली फेथ करके उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तब फिर दिमाग में शक लाना कि इसमें उनका क्या फायदा है, अगर ये सोच की तरफ आप जाओगे तो आप बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बना पाओगे। आपको ये देखना है कि आपका फायदा कहाँ है, भले उनको जितना भी फायदा मिले, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है। वही राइट हीरो। यस मैम। हाँ सही। हम लोग क्या करते हैं ना, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, और कभी कभार हम लोग सोचते हैं ठीक है मैंने बहुत कर लिया, अभी अब टीम करेगा, और सोचते हैं कि टीम अपना बिग टीम्स बना लेगा और मेरा कोई रोल नहीं है। बट जब तक आप
अपनी चेक अच्छा चेक नहीं बना पा रहे हो और टीम के लिए अच्छा चेक बना नहीं पा रहे हो, तब तक आपको कंसिस्टेंटली मतलब इस बिजनेस में जुड़े रहना होता है और कंसिस्टेंट रहना होता है। मैम एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोगों के बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कोई चीज बुरी लगती है, कभी हम कुछ चीजों को प्री जज करते हैं, कुछ चीजों को प्रो यानी अलग तरीके से सोचते हैं। बट जब बिजनेस करने जाते हो अपने इमोशंस को घर पे छोड़ के और अपने ईगो को घर पे छोड़ के जाना बहुत जरूरी है। तभी आप बड़ी टीम बना पाओगे, नहीं तो उसी में उलझे रहोगे, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, हम यहाँ बिजनेस करने आए, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, हमारा फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। और मैम क्या होता है ना, जब नेटवर्क बनाते बनाते हम लोग जो भी टीम में आते हैं, वो एक सपना लेके आते हैं और हमको भी लगता है कि अगर इसका सपना पूरा हो जाए, इसके थ्रू मैंने बहुत अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, उसका बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। बट कभी कभार 6 महीना 1 साल किसी को टाइम देने के बाद भी अचानक लगता है नहीं, मैं गलत लोगों को टाइम दे रहा हूँ, डेवलप हाँ। नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें जो एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, किस तरीके से टीम के अंदर वो सही बंदा ढूंढूं या लीडर ढूंढूं जो मतलब बिजनेस ये बिल्डर जो हो। सवाल ये जो सवाल है ना, ये सवाल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ सालों से। ठीक है। देखो, सही लीडर पहले तो जो एक सिंपल जो कहते हैं ना कि जो बेसिक चीजें वो मैं बता सकती हूँ आपको, कि जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि उसको आग लगी होनी चाहिए जिंदगी में कुछ करने की। अगर उसके अंदर वो आग नहीं है, धक्का गाड़ी कब तक मारोगे बताओ। मैंने बहुत बार, वो मालूम है, एक कहानी सुनी है आपने, सबको सुनाना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक एक चीन की पुलिस थी, इंडिया की पुलिस थी, एंड अमेरिका नहीं, सॉरी, जापान की, अमेरिका की, इंडिया की और पाकिस्तान की, ये 4 पुलिस थी। और ये चारों पुलिस को टास्क दिया गया कि आपको जंगल में से शेर को ढूंढना है। ठीक है, तो अभी जापान के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने अपने सब टेक्नोलॉजी को यूज किया और कहाँ टाइगर है, यानी वो उसके ऊपर ध्यान दिया और उसके पुलिस वाले गए और पकड़ लिया। उसी तरह अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी वही किया, टेक्नोलॉजी को यूज किया और लेके आए। भारत ने कहा जापान को कि आप मेरे को हेल्प कर दो थोड़ी सी, कहाँ पे है, उसने भी ढूंढा और वो लेके आए। अभी पाकिस्तान वाले वापस ही नहीं आए कि क्या हुआ, अभी तक क्यों वापस नहीं आए। तो जब देखा गया तब मालूम पड़ा कि कोई तो था, कोई और एनिमल था जिसके ऊपर कलर लगा के उसको कहा जा रहा था, बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ। तो ऐसा हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। हम क्या करते हैं कि बंदा कह रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करना है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं तू क्राउन बन सकता है, तेरे में वो कैपेसिटी है। अरे पर उसके अंदर क्या आग है, यानी मेरा लीडर को पहचानने का सबसे पहला तरीका कि उसके अंदर भूख होनी चाहिए, पैसा कमाने की भूख, सीखने की भूख, जिंदगी में आगे बढ़ने की भूख, कुछ करने की उसके अंदर डिजायर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टीम के पास आप 8 महीना 1 साल लगा देते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि आप गलत पर्सन के साथ आपने टाइम दिया। बट मेरा मानना है कि इतने सालों में कभी भी मेहनत खाली गई ये मैंने नहीं देखा। आप समझ रहे हो, मे बी आपने इस टीम के अंदर बहुत मेहनत की, आपको सही लीडर नहीं मिला, पर कोई ये टीम ऐसी है जो बहुत डिस्टेंस पे जुड़ी है, जहां आपने ज्यादा टाइम नहीं भी दिया, बट वहां से अचानक एक अच्छा सा लीडर निकल के आता है। तो मेरा ये मानना है कि जो मैंने यहाँ मेहनत की थी ना, उसका रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला। तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, पर आपका ध्यान अच्छे लोगों के ऊपर होना और आपकी खुद की सोच पॉजिटिव होना, कि लोगों में अच्छी चीजें दिखनी भी तो चाहिए ना आपको। अगर आपको अच्छी चीजें लोगों में दिखेगी नहीं तो लीडर्स कैसे निकालोगे बाहर। Absolutely. हर में से कोई ना कोई चीज गलतियां निकालते रहोगे तो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे।
और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को बहुत पैम्पर करते हैं और हमें लगता है कि मैं पैम्पर नहीं करूंगी तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो चला ना जाए इसलिए मैं हर वो काम करता हूँ या करती हूँ जो मुझे एक टाइम के बाद उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इट्स लाइक दैट कि मेरा बच्चा है छोटा सा, और मेरे मेरे बच्चे को मैं कहती हूँ कि भाई तू चली मत, तू चलेगा तू गिर जाएगा, तू गिर जाएगा तेरे को लगेगी तो मुझे भी रोना आएगा। क्या जिंदगी भर उसे उठा के चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। वो गिरेगा, दूर से देखो कि वो गिरा, और ध्यान से देखो वो अपने आप उठेगा। उठने के बाद उसको गले लगा दो कि यस तूने कर लिया। सो तभी जाके उसको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी जाके वो एक लीडर बन के बाहर आएगा। सो हीरोक मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, वो खुद सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए प्रॉपर वे से, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, लोगों में अच्छी चीजें वो देख पाए, और उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होनी चाहिए कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपने खुद के प्रति। खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, एंड अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति। तो जब एक बंदे में ये सब चीजें होती है तो वो अपने आप निखर के आ जाता है धीरे धीरे करके। एब्सोल्युटली, राइट। मैम लास्ट क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी आपको सुन रहे हैं टीम में, जो किसी ने क्राउन डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश है, किसी को वेस्टीज में एलिट क्लब में जाने की ख्वाहिश है, बहुत सारे अचीवर्स ये सोच रहे हैं। सो एक सक्सेस मंत्रा लीडर्स लोगों के लिए, आपकी लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, एक सक्सेस मंत्रा आप क्या बताएंगे उनको? मैं सक्सेस मंत्रा में यही कहना चाहती हूँ कि अपना वाई क्लियर करें। क्यों आप वेस्टीज में जुड़े हैं, क्या पाना चाहते हैं? क्राउन तो क्राउन क्यों बनना चाहते हैं? क्राउन बनोगे तो उसके थ्रू क्या पाओगे? क्यों क्राउन बनना है? कौन सी चीज के लिए आप क्राउन बनना चाहते हैं? यानी एक आपका वाई स्ट्रॉन्ग क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। और अगर वो क्लियर नहीं है, यानी कि वाई में हो सकता है कि आप कौन सा घर खरीदना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कहाँ फॉरेन ट्रिप घूमना चाहते हैं, क्योंकि ये वाई जो है ना वो आपको हमेशा इस सिस्टम में जिंदा रखेगा। ये वाई हमेशा आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये ड्रीम जो है ना उसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि ये आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। सो ये एक सक्सेस मंत्रा मैं आपको कहना चाहूंगी। दूसरी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ ड्रीम की, और मैं मानती हूँ मैं आज जो भी हूँ वो इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे सपने हमेशा मैंने उसके ऊपर काम किया और उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे चीयर किया, उसने मुझे गले लगाया, और इसीलिए मैं जिंदगी में मुसीबतों के बदले उसके ऊपर ध्यान देके आगे बढ़ पाई। और एक जो मैं आप लोगों को मंत्रा बताना चाहूंगी वो ये है कि सीखने से कभी बड़े मत बनो, यानी ऑलवेज बी टीचेबल। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, चाहे आप कोई भी लेवल पे क्यों ना पहुंचो। अपने आप को सीखना और नई चीजों के हिसाब से ढालना ये बहुत जरूरी है। जैसे ये 4 महीने से पूरी सब कुछ चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे कि जो टीमों ने इस चीज को अडॉप्ट किया उन्होंने लास्ट मंथ जबरदस्त बिजनेस ग्रो किया, और जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो आज बहुत पीछे हैं। सो अपने आप को आप चेंज करने के लिए, यानी अपने आप को ये करने और सीखने के लिए आप तैयार होने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, अरे ये तो मुझे आता है, मुझे ट्रेनिंग में बैठने की क्या जरूरत है, मुझे मीटिंग में बैठने की क्या जरूरत है। ये कभी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा पॉजिटिव रहो, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढो, और मैं सच कहती हूँ पॉजिटिव दिखाई देगा। हर नेगेटिव चीज में से आपको पॉजिटिव भी दिखाई देगा, और अगर नजरिया नहीं होगा तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव दिखाई देगा। सो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। बाकी मैं बाकी तो थैंक यू सभी मैम। लोग
खुद इतने आप लोग खुद इतने कैपेबल हो, आपके अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं, बस उसे पहचाने और उसके ऊपर आप काम करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल। बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि आपसे सुने, आपकी मुंह से आपकी सक्सेस स्टोरी सुने, आपकी स्ट्रगल सुने, और आपकी ये जो गाइडलाइन है, बेसिकली हम लोग मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड को ही फॉलो करते हैं, और मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड के सिस्टम के साथ प्लग करके ही अपना बिजनेस को हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा डेवलप कर पाए हैं। सो सारे ऑडियंस जो है आज वो लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे, वो आपकी जो गाइडलाइन मिला है। बट सिर्फ नॉलेज बेसिकली लेने से नहीं होता है, उसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये तभी आपको रिजल्ट्स देता है। सो मैम, थैंक यू सो मच for being with us. Thank you so much. Thank you and all the best. Bangladesh rock it now. You know, अभी आपका टाइम शुरू हो चुका है, जबरदस्त बिजनेस बढ़ाओ आगे। Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑफर्स बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए भी आए हुए हैं, आप लोग सही तरीके से इस ऑफर्स को इस्तेमाल करिए। जो ज्वाइनिंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा पीवी आपको 100 पीवी मिल सकता है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और एक साथ आपको क्या करना है, आपको सारे ऑफर्स को लेके आपके डाउनलाइन्स की इनफरमेशन देना है। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো যে আপনারা সবাই যেটা করছেন, অনেকের সাথে কথা হয়েছে, তারা কিন্তু অনেকে বলছে স্যার অফার তো এখনো জানতে পারিনি। তার মানে আপনি হয়তো শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড না করে জাস্ট কল করুন, ইনফর্ম করুন, যাতে আপনার টিমের সবাই এই সমস্ত অফার, লটারি অফার থেকে শুরু করে সব অফারগুলো নিতে পারে। এবং আপনাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ দিই, আগামীকাল 3:30 বাংলাতে সিএনটি অর্থাৎ বিজনেস অপরচুনিটি মিটিং করবেন আমাদের জোনাল সেলস এরিয়া সেলস ম্যানেজার ত্রিদীপ মাইতি। তো সুতরাং আপনাদেরকে ইমিডিয়েটলি আমরা আইডি এবং পাসওয়ার্ড আমরা জানিয়ে দেব, সো দ্যাট কালকে আপনি আপনার সমস্ত গেস্টকে নিয়ে এই মিটিংয়ে আসতে পারেন এবং ভেস্টিজের অপরচুনিটি কি সেটা এরিয়া সেলস ম্যানেজার মিস্টার ত্রিদীপ মাইতির মুখ থেকে শোনাতে পারেন। এবং তার সাথে আপনাদেরকে আমি দেখাবো আরেকটি জিনিস, যেটি হচ্ছে ভীষণ অ্যামেজিং একটি ব্যাপার, যে আমরা সামনের যে দিনটি আসছে, অর্থাৎ আমরা কাকে নিয়ে আসতে চলেছি নেক্সট টুইসডে, আপনারা সবাই জেনে খুশি হবেন। আমরা আনছি চঞ্চল সিং, এশিয়াজ হাইয়েস্ট আর্নার। আপনারা সিদ্ধার্থ সিং এর নাম শুনেছেন, সিদ্ধার্থ চঞ্চল সিং, ঠিক আছে? সেই চঞ্চল সিংকে আমরা আনছি নেক্সট টুইসডেতে, যার মান্থলি চেক 1 crore প্লাস, 1 কোটি টাকারও বেশি বিজনেস এই বিজনেস থেকে, ভেস্টিজ বিজনেস থেকে আর্ন করেন। তো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে বলবো এটা একটা অ্যামেজিং অপরচুনিটি। সারা সপ্তাহে যত প্রসপেক্টিং করবেন, যাদেরই করবেন, যত ডাউনলাইন আছে সবার সাথে কমিউনিকেট করুন এবং সবাইকে প্রিপেয়ার করুন যে তার জীবনের 1 ঘন্টা 3:30 থেকে 4:30 নেক্সট মঙ্গলবার তার আগামী জীবনটা হয়তো বদলে দিতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে বলবো যে ভেস্টিজের সঙ্গে থাকুন এবং আমাদের এই পজিটিভ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে নলেজ নিয়ে এই বিজনেসটাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ ওয়েল।